सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, हम इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिजेक्शन, राइट. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ प्लेंट का क्या मतलब होता है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है ना. और रिजेक्शन वर्ड तो हमने पहली बार सुना. जनरली हम सुनते हैं डिसमिसल हो गया, तो ये रिजेक्शन प्लेंट का ही क्यों हुआ, है ना. ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. देखो, व्हेन वी से रिजेक्शन, ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट 7-11 की तुम सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझो कि इट हैज़ टू बी, दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. एक चीज़ कि इट हैज़ टू बी रिजेक्टेड एज अ होल, मतलब कभी भी प्लेंट पार्शली रिजेक्ट नहीं होगा, या तो वो रिजेक्ट होगा या तो नहीं होगा. ओके, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड इन पार्ट्स. और दूसरा, रिजेक्शन का मतलब क्या है कि जो प्लेंट में लिखा है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात हो रही है ना. रिजेक्शन ऑफ प्लीडिंग्स की बात नहीं हो रही है, या यहाँ पर कहीं WS या रिटन स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है. तो रिजेक्शन किसके बेसिस पे होगा, प्लेंट के बेसिस पे. तो तुमने जो भी अपने प्लेंट में लिखा है, सिर्फ उसको देखकर ही डिसाइड होगा कि रिजेक्शन होगा कि नहीं होगा. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. वाई? क्योंकि एक बार तुम्हें आ गया ना समझ में कि प्लेंट देखकर ही डिसाइड होगा रिजेक्शन, उसके बियॉन्ड नहीं, मेरिट्स पे डिसाइड नहीं होगा रिजेक्शन. ठीक है, ट्रायल होके एविडेंसेस देख के रिजेक्शन नहीं होगा. नहीं, रिजेक्शन इज अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, और वो सिर्फ प्लेंट को एग्जामिन करके ही डिसाइड किया जाता है कि होगा कि नहीं होगा. ओके, सो we'll try to understand the difference between rejection and dismissal first. जब हम रिजेक्शन की बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि प्लेंट रिजेक्ट हो रहा है. प्लेंट रिजेक्ट हो रहा है का क्या मतलब है. हम शुरू में अगर हम स्टेज देखें तो सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पर प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हो, है ना. प्लेंट इंस्टीट्यूट कैसे करते हो, मतलब प्लेंट फाइल करते हो, नॉट इंस्टीट्यूट. प्लेंट फाइल करते हो. कैसे फाइल करते हो आप, जो भी प्लेंट है, आपका डॉक्यूमेंट है, वो आप प्रॉपर ऑफिस में सबमिट करते हो, है ना. अब ये प्रॉपर ऑफिस क्या है, रजिस्ट्री ऑफ कोर्स. अब मान लीजिए वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन होता है, कुछ दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई तुम अपने जो भी चेंजेस हैं वो कर लो, प्लेंट में सही नहीं है ना, वैल्यूएशन थोड़ा कम ज़्यादा है, तो 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई चलो जो ऑफिस ऑब्जेक्शन है उनको एंटरटेन करने में, है ना. और एक बार जब वो 7 दिन के बाद आप चेंजेस कर लेते हो तो यहाँ पे आपका प्लेंट रजिस्टर हो जाता है. ओके, सो दिस इज द टाइम व्हेन योर सूट इज इंस्टीट्यूटेड. हमने सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ा है कि व्हेन इट इज़ डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड, तो जिस दिन भाई आपका प्लेंट प्रॉपर ऑफिस में वो हुआ है, क्या कहते हैं, सबमिट हुआ है. ओके, फाइल हुआ है, जिस दिन प्रॉपर ऑफिस में फाइल हुआ उसको हम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मानते हैं. तो अब जब आपने यहाँ पर फाइल किया है ना अपना प्लेंट, अब यहीं पर डिसाइड करोगे आप, या कोर्ट डिसाइड करेगी, आप क्या, कोर्ट डिसाइड करेगी. देखो, दो ही चीज़ें हो सकती है ना. किसको पढ़िए कि प्लेंट रिजेक्ट हो जाए, डिफेंडेंट को पढ़िए. तो या तो डिफेंडेंट बोलेगा कि साहब ऐसी ये सारे ग्राउंड्स हैं, कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं 7-11 में, हम पढ़ेंगे कि करके. या तो वो बोल दें कि हाँ ये ग्राउंड्स है रिजेक्शन के, तो रिजेक्शन होना चाहिए. या तो कोर्ट खुद ही देख कर समझ जाए कि भाई रिजेक्शन है. कैसे देख के समझेगा, मान लो भाई लिमिटेशन पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट का केस है ना. जनरली कॉन्ट्रैक्ट के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, 3 साल का होता है, और तुम 5 साल बाद आ रहे हो और वो कोई ऐसा लग भी नहीं रहा है कि जस्टिफिकेशन नहीं, तो कोर्ट चाहे तो एकदम प्राइमा फेसी लेवल पे इसको रिजेक्ट कर सकता है. या मान लो सेक्शन 80 का नोटिस का पीरियड है ना. नोटिस समझते हो ना आप, सेक्शन 17 और 80 में क्या दिया हुआ है कि अगर आप सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल कर रहे हो तो आपको उसको 2 महीने का नोटिस देने की ज़रूरत है. और वो नोटिस आपको लिखना पड़ेगा प्लेंट में. आपको क्लियरली प्लेंट में ही लिखना पड़ेगा कि द नोटिस अंडर सेक्शन 80 हैज़ बीन सर्व्ड. अगर आप वो नहीं लिखते हो और प्लेंट को देख कर ही लग रहा है कि भाई ये तो सरकार के अगेंस्ट मुकदमा है ना, सूट है, तो उस केस में सूट रिजेक्ट कर दिया जाता है. अब देखो, ये तो किताबी बातें है ना, रियल सेंस में टाइम दिया जाता है, एकदम से रिजेक्ट नहीं किया जाता. रिजेक्शन इज़ अ वेरी हार्श स्टेप, है ना. पहले कोर्ट चाहती है कि एक सॉफ्टवेयर मीन्स अप्लाई करे और फिर ही रिजेक्ट करे. ओके, तो जब हम बोलते हैं कि रिजेक्शन और डिसमिसल, ये दो कौन सी चीज़ का नाम है. देखो, जब मैं बोल रही हूँ रिजेक्शन में
जो सूट है या आपका जो प्लेंट है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है. द वेरी फाउंडेशन on which your plaint is based is thrashed. Okay, the suit is rejected from the very root. और ये कब होता है? ये उन कारणों से होता है. अब ये कब होगा? क्योंकि ये प्रिलिमिनरी स्टेज की बात है. ये तब होगा जब प्लेंट में कोई चीज़ आपने बता ही नहीं है, या प्लेंट को देखकर ही समझ में आ रहा है भाई कोई गड़बड़ है, आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना. तो जैसे वन ऑफ द ग्राउंड्स, आज हम 2 ग्राउंड्स डिस्कस करने वाले हैं, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, और दूसरा होता है आपका टाइम बार्ड, व्हेन द सूट इज टाइम बार्ड. तो ये 2 चीज़ें आज हम समझेंगे. ओके, तो अब मान लो तुम्हारा ये प्लेंट है, तुमने इसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं लिखा, मतलब डिस्क्लोज ही नहीं किया. कॉज ऑफ एक्शन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट एंड वायलेशन ऑफ दैट राइट. अब मान लो तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच कमिट कर दिया तुमने, तो भाई अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में यही नहीं लिखूंगी कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी एंड यू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, अगर मैंने ये डिस्क्लोज ही नहीं किया, मैंने लिखा ही नहीं, तो मैं आगे का मुकदमा किस बेसिस पे लड़ूंगी? एंड देयरफॉर वी से दैट कॉज ऑफ एक्शन इज द पिवट ऑफ द एंटायर सूट. जो पूरा सूट है वो कॉज ऑफ एक्शन के इर्द गिर्द मंडराता है, और इसीलिए प्लेंटिफ की ड्यूटी है कि वो अपना कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करे. या तो उसने लॉयर बहुत गंदा हायर किया है, ठीक है, या तो वो इतना ज़्यादा मतलब अनअवेयर और इग्नोरेंट है कि उसको पता ही नहीं उसका कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा प्लेंट में. यस, सो देयरफॉर इट इज़ ट्रीटेड एज अ बिग एरर. और अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया है तो आगे उसको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, उसका प्लेंट रिजेक्ट कर देंगे. बट अगर मान लो उसने लिखा हुआ है प्लेंट में अपना, उसने कॉज ऑफ एक्शन लिखा है, पैरावाइज लिखते हैं ना, पैरा 1 पैरा 2, उसने लिखा है अपना कॉज ऑफ एक्शन, बट वो अपने एविडेंसेस के थ्रू, क्योंकि अब तो भैया ओनर्स ऑफ प्रूफ उसी पे है ना ये अपना कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करने का, वो नहीं कर पाया. सो व्हेन ही फेल्स टू प्रूव his cause of action, he has disclosed the cause of action but he fails to prove his cause of action, then we say it is dismissal. okay, यहाँ पे सूट ही नहीं होता है, सूट is gone, यहाँ पे सूट happens but डिसमिसल हो जाता है सूट का. इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सूट का एग्जिस्टेंस की ही बात नहीं आ रही है, देयरफॉर वी से दैट इट्स अ प्लेंट दैट इज रिजेक्टेड. भाई WS का तो लेना देना ही नहीं है, ठीक है, डिफेंडेंट का ना लेना 1 ना देना 2. क्यों? बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट प्लेंट. ठीक है जी. तो अभी हम देखेंगे कि क्या 2 ग्राउंड्स हैं, उसको एक एक करके समझेंगे. उससे पहले 1-2 केस का नाम लिख लो आप. एक है सेजल ग्लास लिमिटेड वर्सेस नवीलन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 2017 सुप्रीम कोर्ट. इसमें बोला गया था कि जो वर्ड प्लेंट यूज किया गया है ना, इसका मतलब है प्लेंट एज अ होल. आप उसको पार्शियली रिजेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. सो दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. कुछ और भी केसेस हैं. मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि जब भी अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक रीसेंट केस तो तुम लिख करो, है ना. तो जैसे अभी 2023 का एक केस है, जी नागराज वर्सेस BP मृत्युंजय अन्ना, 2023 सुप्रीम कोर्ट. जिसमें कोर्ट ने क्या बोला कि जस्ट बिकॉज प्लेंट में थोड़ी बहुत इनकन्सिस्टेंसीज हैं, है ना, जो भी तुम एवर कर रहे हो, जो भी तुम अपने प्लेंट में लिख रहे हो, आपको पता है, चलिए इस बात पे मैं थोड़ी देर में आऊँगी, बट आप जो भी बोल रहे हो अपने प्लेंट में, अगर उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी, मतलब मान लो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज तो किया गया है बट उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के थ्रू, मतलब ऑर्डर 6 रूल 17 में आप उसको चेंज करवा सकते हो. बट मान लो आपने कॉज ऑफ एक्शन लिखा ही नहीं, फिर क्या आप अमेंडमेंट से कॉज ऑफ एक्शन लिख सकते हो? द आंसर इज नो. राइट? इज इट नो?
मैं फिर से करेक्ट करूँगी, द आंसर इज़ नॉट नो. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से. अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा है, ठीक है, और तुम्हें कोर्ट को रिजेक्ट करना है, तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है. या तो वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप ले लेगी कि रिजेक्ट कर दे, या तो वो बोलेगी देखो अमेंड करके 6:17 में तुम कॉज ऑफ एक्शन डाल दो. पर अगर मान लो कॉज ऑफ एक्शन कुछ और लिखा है, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉज ऑफ एक्शन है, अब तुम्हें वो डिफेमेशन का कॉज ऑफ एक्शन बनाना है, तब तुम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग नहीं कर सकते. तुम अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से एक डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन को वो नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गिव राइज टू अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन. नेचर ऑफ सूट नहीं बदल सकते. ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में बोला गया था कि जस्ट बिकॉज देर आर माइनर इनकंसिस्टेंसीज इन द प्लेंट, it does not mean that the plaint should be rejected outrightly. ओके, अच्छा एक और चीज़ है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से कि भाई ये तो 2 clause 2 में डीम डिक्री है. ओके, तो ये भी चीज़ हमने याद रखनी है. चलिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया. फ्रेश सूट कैन बी फाइल्ड. क्यों भाई फ्रेश सूट क्यों फाइल हो सकता है? एक रीज़न तो ये है बिकॉज इट इज़ नॉट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, है ना. कोई सब्सटैंशियल राइट पार्टी का डिसाइड नहीं कर रहा है भाई, ये तो एकदम ही टेक्निकल वो है, बार है, उसको बस प्लेंट को देख कर ही जो हो गया उसको रिजेक्ट कर दिया. ओके, और दूसरी बात यह है कि रूल 13 में ही, ऑर्डर 7 रूल 13 में ही दिया हुआ है कि अ फ्रेश सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड. ओके, सो दिस इज वन थिंग. तो हमें समझना है कि 2-3 चीज़ें हैं जो बेयर एक्ट में नहीं लिखी और मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ कि कोर्ट थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा. कोर्ट की जो अप्रोच रहेगी वो फ्लेक्सिबल रहेगी. आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर देगा, कंसिडर करेगा कि क्या है, क्या चीज़ें करी जा सकती हैं, और वाइल डिसाइडिंग रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्लेंट को देखना है. ठीक है. दूसरी चीज़ जो किताब में नहीं लिखी है मैं आपको बता रही हूँ कि क्या सिर्फ जो ग्राउंड्स दिए हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में वो ही सफिशिएंट है? क्या किसी और ग्राउंड पर रिजेक्शन नहीं हो सकता है? द आंसर इज नो. रिजेक्ट जो लिस्ट है, दैट लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. और सेक्शन 151 CPC विच टॉक्स अबाउट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. नाउ रिमेंबर, यहाँ पे इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स है. CRPC में सिर्फ हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स है. ठीक है, तो यहाँ 151 के अंडर कोर्ट चाहे तो किसी और ग्राउंड पे भी, मान लो भाई कुछ रिजेक्शन का ग्राउंड नहीं बन रहा, बट प्लेंट को देखकर ही समझ में आ रहा है कि भाई बहुत ही वेक्सीशियस है, मेरिटलेस, इसमें कोई मतलब नहीं, तो भी रिजेक्शन हो सकता है. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. द सेकेंड ग्राउंड दैट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज बार्ड बाय लॉ. बार्ड बाय लॉ क्या होता है कि लॉ ने ही बार कर दिया. ठीक है, लॉ ने कुछ ऐसी लिमिटेशन लगाई है एंड द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इटसेल्फ. प्लेंट से ही पता चल रहा है कि ये सूट तो इंस्टीट्यूट ही नहीं होना था, ये तो लॉ ने मना किया इंस्टीट्यूट होने से, ये कैसे आ गया. ठीक है, अब ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या सिचुएशन हो सकती है? क्या ये लिमिटेशन की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट प्रोवाइडेड कि लिमिटेशन वाला पॉइंट प्लेंट को देखकर ही समझ में आ रहा है ना. किसी भी स्थिति में कोर्ट मेरिट्स पे नहीं जाएगी. जहां पर भी उसको एविडेंसेस बुलाने लग गए तब रिजेक्शन का रूल ले आएगा. ओके, अच्छा किसका बर्डन है ये? बर्डन ऑफ प्रूविंग दिस फैक्ट किस पे? डिफेंडेंट पे. अनटिल अनलेस प्लेंट को देखकर ही समझ में ना आ जाए कि भाई ये है, तो जनरल हमेशा इस केस में जो बर्डन होता है वो डिफेंडेंट पे रहता है. ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. थर्ड थिंग जो किताब में नहीं लिखी और जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि इसको डीमरर्स क्लेम बोला जाता है. डीमरर्स क्लेम. ठीक है, तो डी से डी याद रख लेना, क्लॉज डी. इसके क्लॉजेस भी पूछे जाते हैं. नॉन डिस्क्लोजर ए में दिया है, ये डी में दिया है, इसके क्लॉजेस पूछे जाते हैं. ओके, तो ये एक चीज़ है आपको. अच्छा, अब ये क्वेश्चन होता है मुझे बताना कि क्या रेस जुडिकेटा बार्ड बाय लॉ में आएगा कि क्या ऑर्डर 2 रूल 2 बार्ड बाय लॉ में आएगा. यू हैव टू थिंक
क्या नेसेसरी पार्टी का जो ज्वाइन कराना है वो अगर नहीं हुई है तो उस बेसिस पे रिजेक्शन हो सकता है क्या? सो द आंसर इज नो, राइट? अगर कोई आपसे पूछे कि क्यों ऑर्डर टू रूल 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ऑर्डर टू रूल 2 के लिए आपको सामने वाले बंदे को प्रीवियस जजमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ जो पहले सूट में डॉक्यूमेंट्स लगाए वो लगाने पड़ेंगे। उन सब के लिए आपको थोड़ा प्रूफ वाली स्टेज पे जाना पड़ेगा। ये सिर्फ प्लेंट देखकर एविडेंट नहीं है, ओके? या अगर आप ये प्रूफ कर रहे बोलना चाह रहे हो कि नहीं नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी एक बार है सूट के लिए, तो इसीलिए ये रिजेक्शन का ग्राउंड हो सकता है। अरे भाई उसके लिए तो इम्प्लीटमेंट का ऑर्डर पास करना पड़ेगा ना, तो वो सिर्फ प्लेंट देखकर थोड़ी समझ में आएगा कि इम्प्लीटमेंट होना है कि नहीं। पहले तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी, ओके? मान लो एक केस की अपन सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, जिसमें केस का नाम है श्रीमती मृदुला। समझ लो ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट लिखना नहीं है, जब एग्ज़ाम आता है तो आप इतना नहीं लिख सकते, है ना, बट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वर्सेस ब्रह्मा देव प्रसाद सिंह, ये है पटना हाई कोर्ट का केस है, बट तुम सिर्फ एक वो समझ लो क्या कहते हैं फैक्ट्स। इस केस में क्या हुआ था, एक सूट फाइल हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कुछ प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड मैटर था और एक डॉक्यूमेंट था। अब डिफेंडेंट ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये डॉक्यूमेंट तो वॉइड है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन था वो बेनामी ट्रांजैक्शन था और इसीलिए प्लेंट रिजेक्ट हो जाना चाहिए। कोर्ट ने बोला यार बेनामी कैरेक्टर को देखने के लिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए, ये मैं प्लेंट देख के थोड़ी बता सकता हूँ कि ट्रांजैक्शन बेनामी कैरेक्टर का था कि नहीं है। यू हैव टू गेट द प्रूफ ऑफ इट ना, बर्डन इज ऑन यू, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट इट। हाँ, बाद में होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आर यू गेटिंग मी? तुम्हें प्लेंट की जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लाने पड़ेंगे। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ तो आपका सेक्शन 79 और 80 भी है। क्या बोलता है सेक्शन 79 और 80, जो अभी हमने इनिशियली डिस्कस किया वीडियो के, कि अगर आप सूट किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, यू हैव टू गिव देम प्रॉपर नोटिस ऑफ 2 months। और ये बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। क्यों? क्योंकि भाई अगर सरकार हर चीज़ में ही पढ़ने लग जाए, लिटिगेशन में पढ़ने लग जाए, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द लिटिगेशन इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देन ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इन केसेस में हम जब पढ़ेंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे कि जब हमें नोटिस लिखना होता है ना, ऑर्डर 6 जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्लियरली लिखना होता है अपने प्लेंट में एक पॉइंट में कि द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 80 हैज़ बिन फुलफिल्ड, या नोटिस अंडर सेक्शन 80 हैज़ बिन सर्व्ड। ये लिखना ज़रूरी होता है अनटिल अनलेस आप प्रूव कर दो कि भाई इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम नोटिस देना, इमरजेंसी का सिचुएशन थी। अदरवाइज इन ऑल केसेस नोटिस इज कंपल्सरी। तो अगर नोटिस नहीं दिया तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो मैम क्या हो गया? कोई नहीं, आप नया सूट फाइल कर सकते हो, बट इट जस्ट शोज दैट योर सूट इज नॉट हेल्दी इनफ टू बी एंटरटेन्ड। Okay, so this was about 2 grounds, non-disclosure and barred by law। दोनों में याद रखना, नॉन डिस्क्लोजर अलग है और प्रूविंग अलग है। डिस्क्लोज ही नहीं किया, तुमने बताया ही नहीं कि क्या है, और प्रूव करना मतलब तुम उस चीज़ को अपना जस्टिफाई नहीं कर पाए कॉज ऑफ एक्शन। तुमने डिस्क्लोज तो किया बट तुम वो नहीं कर पाए जस्टिफाई, ओके, प्रूव नहीं कर पाए। तो पहले वाले केस में रिजेक्शन होगा, दूसरे में डिसमिसल होगा। सो दिस वॉज इट।